Hello, my lovely students out there. This is ARK representing an ARK9. Dear CS Professor students, RCD chapter 5 class 4 important है, ध्यान सुनना. एक एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन बहुत प्रोबेबल है, सो ध्यान से अटेंशन पूरा पे करना. क्या क्वेश्चन है देखो, हम समझ रहे हैं इन्वेस्टिगेशन के पार्ट को, ठीक है. अब सपोज कीजिएगा एक कंपनी है जिसके खिलाफ एक ऑर्डर निकला है कि भाई उस कंपनी के अफेयर्स को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा बाय द इंस्पेक्टर. अब यहां पर कंपनी सेक्रेटरी का क्या रोल होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है. एग्जामिनर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रखते हैं ऐसा, याद रखिएगा. सो अब एग्जाम देखो, समझो इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर आए, इससे पहले क्या करना होगा, कब सीएस को, जी हाँ कंपनी सेक्रेटरी को ना अपनी प्रिपरेशन करनी होगी ताकि ना वो कॉन्फिडेंट होकर अपने आंसर कर सके ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी. अब ऐसा तो हो ही नहीं. सपोज कीजिएगा आपको अगर सडनली कोई क्वेश्चन बता दिया जाए कि बताइए चलिए इसका आंसर बताइएगा, आप सोचेंगे मैंने अगर पढ़ा तो है ही नहीं इसके बारे में बहुत अच्छे से, मैं आंसर कैसे करूंगा. ऑफ कोर्स ऐसे ही जब इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेट करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन सामने रखे जाते हैं. कैसे प्रिपेयर होना है वो हम इस कॉन्सेप्ट के अंदर डिस्कस करेंगे. एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पहले कह दूं छोड़ मत देना. ऑलराइट, चलिए आइए. अब सर ये तो बहुत सारे पॉइंट है सर, कैसे याद करेंगे. कोई सारे पॉइंट्स नहीं है, अब भी ना गारंटी ले रहा हूं इस क्लास के अंदर याद होगा तो होगा ही. आइए सीखते हैं. पहले नाम समझते हैं कि प्रिपरेशन करते वक्त क्या क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स कंपनी सेक्रेटरी को कंसीडर करने चाहिए ताकि वो जब भी इन्वेस्टिगेट होगा तो ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी वो बहुत बेटर तरह से आंसर कर सके. ऑलराइट, चलिए समझते हैं. सो सबसे जैसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कंपनी सेक्रेटरी कलेक्ट करेगा कौन सी बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ कंपनी. पहले पॉइंट्स याद कर लेते हैं फिर डिटेल में जाएंगे, ठीक है. सो बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ कंपनी. अब जनरली बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन में क्या होता है भाई, कंपनी का नेम क्या है, कंपनी का डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या है, कंपनी की लोकेशन बताइएगा, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस, कंपनी की ब्रांच ऑफिस, कंपनी की फैक्ट्री कहां पर सिचुएटेड है. ये बेसिक इंफॉर्मेशंस कंपनी की आपको पता होनी चाहिए, ठीक है. तो आप जब प्रिपेयर करेंगे अपने आप को तो ये बेसिक इंफॉर्मेशंस आप रेडी करेंगे, ठीक है. दूसरा, कंपनी का बिजनेस एक्टिविटी क्या है. अब बिजनेस एक्टिविटी का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल किस तरह का नेचर ऑफ बिजनेस, किस तरह का भाई सर्विस सेक्टर में है, मैन्युफैक्चरिंग में है, ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कंपनी का बिजनेस एक्टिविटी क्या है, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, क्या लाइसेंस मिले हुए हैं, उसकी पावर कैपेसिटी कितनी है, ठीक है. पावर कैपेसिटी का मतलब भाई कितना कंजम्पशन करती है, कितना प्रोड्यूस करती है, सारी एस्पेक्ट सबको पता होनी चाहिए. फिर कंपनी के डिबेंचर्स, जी हाँ डिबेंचर्स, पॉइंट नंबर 3 देखो यहाँ पे, डिबेंचर्स, बैंक फाइनेंस या कोई भी किसी भी तरह के डिपॉजिट्स हैं उनका डिटेल आपको पता होना चाहिए. ऑलराइट, ये पता होना चाहिए. सो 3 पॉइंट हमने अभी याद किए हैं. बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ कंपनीज, सेकंड हमने कहा बिजनेस एक्टिविटीज, दूसरा बोलिए, तीसरा बोलिएगा पॉइंट डिबेंचर्स, बैंक फाइनेंस और किसी भी तरह के डिपॉजिट्स हैं, इनका डिटेल होना चाहिए. 3 पॉइंट याद हुआ, एक बार वापस रिवाइज करो और फिर समझो, वापस समझो. जब मैं बोल रहा हूं मेरे साथ बोलो, शर्माओ मत यार. देखो तुम्हारा करियर का सवाल है यार, तो मैं टाइम बचाना है तो मेरे साथ बोल बोल के याद करो, ठीक है. आओ देखो, बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ कंपनीज, बोलो बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ कंपनीज. सेकंड क्या, बिजनेस एक्टिविटीज. थर्ड क्या है उसका, डिबेंचर्स है, बैंक फाइनेंस है और या डिपॉजिट्स है. क्योंकि यही तो लगता है ना क्वेश्चन अब राइज होगा कि भैया कंपनी के फंड्स का भाई कंपनी के फंड्स हैं. अब फंड्स का मतलब यहाँ पे क्या है कि डिबेंचर इशू करके फंड्स आया है, बैंक से फाइनेंस करवाया, कोई लोन वगैरह लिया है या डिपॉजिट्स एक्सेप्ट किए हुए हैं, वो पैसे का क्या हिसाब किताब है. तो सीएस को पता होना चाहिए कि किस डेट पे लिया था, किसकी कितनी मैच्योरिटी है, किसकी रिपेमेंट हो गई है, कहीं डिफॉल्ट तो नहीं किया हुआ है, कहाँ यूटिलाइजेशन हो रहा है, ये सारा बातें पता होना चाहिए. इसी तरीके तो इन्वेस्टिगेशन में क्वेश्चन आएंगे, ठीक है सर. 3 पॉइंट्स हमने याद किए. फिर फोर्थ, फॉरेन कोलैबोरेशन एग्रीमेंट. जी हाँ, कोई भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोलैबोरेशन किया हुआ, जैसे जनरली आपने देखा होगा बिजनेस करते वक्त कंपनी से करती हैं, फॉरेन कोलैबोरेशंस में चल जाती हैं. बट अगर जब फॉरेन कोलैबोरेशंस किया हुआ है तो ये हमें देखेंगे कि वो ऐसा तो नहीं है कोई एनिमी कंट्री है. एग्जांपल समझो, कोई एनिमी कंट्री के साथ में फॉरेन कोलैबोरेशन किया हुआ है, जैसे आपने देखा था बीच के अंदर, बीच में बोला गया था कि चाइना के साथ बिजनेस अलाउड नहीं है, ठीक है. अब अभी ऐसा फॉरेन कोलैबोरेशन कर रहा है, ये तो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, पकड़ में आ रहा है. कोई फॉरेन कोलैबोरेशन जो है तो उसका डिटेल आपको पता होना चाहिए. कंपनी का मैनेजमेंट, कंपनी का मैनेजमेंट का मतलब यहाँ पे कंपनी का पास्ट मैनेजमेंट कैसा था, प्रेजेंट मैनेजमेंट क्या है, बोर्ड स्ट्रक्चर. जी हाँ, बोर्ड में कौन एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट है तो क्या वो पूरी हो रही है, विमेन डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट है क्या वो पूरा हो रहा है, क्या उनकी अपॉइंटमेंट्स कैसे होती है, डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट का क्या प्रोसीजर बताया हुआ है, क्या आर्टिकल्स में लिखा हुआ है कि डायरेक्टर्स भी डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट कर सकते हैं इन सर्टेन एक्सेप्शनल केसेस. तो ये बातें अगर है, कैजुअल वैकेंसी कैसे फिलअप किया जाएगा, ठीक है. सो ये अपॉइंटमेंट से रिलेटेड मतलब मैनेजमेंट की एस्पेक्ट्स आ गई.
पॉइंट नंबर 4 क्या है? फॉरेन कोलैबोरेशन एग्रीमेंट। फिर 5th क्या है? मैनेजमेंट। उसके बाद 6th क्या है? मेंटेनेंस ऑफ स्टैट्यूटरी रजिस्टर एंड मिनट्स। यहां ध्यान दो, पूरा याद करना है, ठीक है? मेंटेनेंस ऑफ स्टैट्यूटरी रजिस्टर एंड मिनट्स बुक। अब देखो ये भी एक अपने आप में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टैट्यूटरी रजिस्टर और मिनट्स बुक अपने आप में एक एविडेंस होते हैं कि कंपनी में ये बिजनेस एक्टिविटीज हुई हैं, इस बात को इंश्योर करती हैं। तो आपको तो बहुत से कमांड होना चाहिए, ठीक है? तो 3 पॉइंट हमने और ऐड करे, कौन कौन से बोलो? फॉरेन कोलैबोरेशन एग्रीमेंट, मैनेजमेंट, और एक और बोला मेंटेनेंस ऑफ स्टैट्यूटरी रजिस्टर एंड मिनट्स बुक। अब 6 पॉइंट्स वापस से रिवाइज करते हैं जो टोटल हम सीखे हैं अभी, ठीक है? फर्स्ट पॉइंट हमने क्या सीखा? बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ कंपनीज। बोलिए, शर्माओ मत यार, बोलो, तुम्हारे करियर का सवाल है, किसी का नहीं, तुम्हारे करियर का सवाल है। बोलो बोलो मेरे साथ में। बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ कंपनीज। सेकंड हमने सीखा बिजनेस एक्टिविटीज। थर्ड हमने सीखा, बोलो थर्ड, पहला बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ कंपनीज, बिजनेस एक्टिविटीज हो गई। फिर क्या हो सकता है? सर सर कंपनी ने अगर कोई फॉरेन कोलैबोरेशन किया हुआ है, सीरीज ऑर्डर में अगर याद नहीं है, मैं उन स्टूडेंट्स को कह रहा हूं जो सीरीज ऑर्डर का रट्टा मारते हैं, अगर सीरीज ऑर्डर में याद नहीं होता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, पॉइंट आगे पीछे हो सकता है, ठीक है? ठीक है, ऑलराइट। सो हाँ सर, फॉरेन कोलैबोरेशन एग्रीमेंट हो सकता है, सर मैनेजमेंट के बारे में, या मेंटेनेंस ऑफ स्टैट्यूटरी रजिस्टर और मिनट्स के बारे में हो सकता है, और सर क्या हो सकता है? सर बिजनेस एक्टिविटी हो गया ना कंपनी का, तो साथ साथ हमको किस लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा? कंपनी के सबसे खतरनाक चीज, बैंक, फाइनेंस, डिपॉजिट्स एंड डिबेंचर्स। बात पकड़ में आया? 6 पॉइंट याद हुआ हमको? ठीक है सर, अब आप 7 पे आओ। अब 7 पर आ जाओ फटाफट। 7 पॉइंट क्या कहता है? 7 कहता है इंटरनल चेक एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। अब देखो ये इंश्योर करना बहुत जरूरी है कि इंटरनल चेक एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम आपकी कंपनी में प्रॉपर्ली स्टैब्लिश है या नहीं है। आप एक जानते हो ना, फ्रॉड होने का रास्ता, अगर जब हम बोलते हैं कंपनी में गबन हो गया, तो गबन होने का मतलब क्या है? कि कहीं ना कहीं आपके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वीक है। अब जैसे ज्यूम करते हैं एक बार के लिए कि हमने ना कैश मैनेजमेंट के लिए, कैश मैनेजमेंट के लिए अपॉइंट जिस पर्सन को क्या हुआ है, वो पर्सन कैश की एंट्री प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं करता, या उसको कोई वेरीफाई करने वाला, चेक करने वाली कोई अथॉरिटी नहीं है, तो गड़बड़ तो यहां से भी हो सकता है। एग्जैक्टली क्लियर हो रहा है? तो ये देखा जाएगा कि प्रॉपर्ली कंपनी का इंटरनल चेक और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम प्रॉपर्ली स्टैब्लिश हो, ठीक है? पॉइंट 7। फिर आता है क्या? 8 वर्किंग रिजल्ट्स एंड फाइनेंशियल पोजीशंस। जी हाँ, अब कंपनी की परफॉर्मेंस किस तरीके की है, देखिए समझेगा। कंपनी की परफॉर्मेंस अचानक से डाउन हुई है, या कंपनी की परफॉर्मेंस अब बढ़ी भी है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, ठीक है? सो वर्किंग रिजल्ट्स एंड फाइनेंशियल पोजीशन, ऑलराइट। तो पॉइंट 8 7 हमने याद किया इंटरनल चेक एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। फिर हमने देखा 8 को वर्किंग रिजल्ट्स एंड फाइनेंशियल पोजीशंस, एंड 9 कहता है कंप्लायंसेस ऑफ कंपनीज एक्ट एंड अदर एप्लीकेबल लॉस। जी हाँ, कंपनी सेक्रेटरी को ये बात अच्छे से इंश्योर करनी चाहिए कि कंपनीज के रिलेटेड, जी हाँ, कंपनीज एक्ट से रिलेटेड कंप्लायंसेस प्रॉपर हुए हों। अब चाहे वो फाइनेंशियल रिटर्न की स्टेटमेंट की बात करें, एनुअल रिटर्न की बात करें, जनरल मीटिंग ऑफ कोर्स हेल्ड करने की बात करें, बोर्ड मीटिंग्स की बात करें, सो ये सारे कंप्लायंसेस जो हैं ये अच्छे से हुए हों। फिर कहता है अदर एप्लीकेबल लॉस, कोई स्पेसिफिक सेक्टर से बिलोंग कर रही है तो भैया उस सेक्टर के रेगुलेटर के अपने लॉस फॉलो किए हों। अभी सारी इंफॉर्मेशन से कलेक्ट कर रहा है वो, ठीक है? अच्छा सर, तो हम लोगों ने अभी और 3 पॉइंट ऐड कर लिया, अब एक बार वापस से रिवाइज करेंगे, ठीक है? अभी एक वाला 8 पॉइंट वापस पूछते हैं। 7 हमने सीखा इंटरनल चेक एंड इंटरनल कंट्रोल, 8 सीखा वर्किंग रिजल्ट्स एंड फाइनेंशियल पोजीशन, एंड 9 हमने सीखा, बोलो ना बेटा अपने, कंप्लायंसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ कंपनीज एक्ट एंड अदर एप्लीकेबल लॉस। वन मोर टाइम, पॉइंट नंबर फर्स्ट बोलो, बिजनेस बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ कंपनीज, बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ कंपनीज। सेकंड क्या बोले थे? बिजनेस एक्टिविटीज। थर्ड बोलो मेरे साथ वापस, थर्ड वापस, कम ऑन, यस यू कैन डू इट। अच्छा एक बात बीच में वापस मैं टोकूंगा यहाँ पर, ठीक है ना? मैं बार बार ऐसे इसलिए रोकता हूं ताकि तुम वहां पर ऑफ कोर्स तुम थोड़े से प्रेशराइज हो, तुम्हें याद करो, ठीक है? अभी यहाँ पर स्क्रीन की जगह तुम अगर बुक में देख रहे हो तो बात अलग है, नहीं तो अगर सीखने का तरीका ऐसा ही है जिसमें मजा भी आएगा वो, ठीक है? ऑलराइट सर। सो नाउ सर पहला हमने सीखा बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ कंपनी, जिसमें हमने कंपनी का बारे में जाना, ठीक है? कंपनी के बारे में जाना, कंपनी का नेम क्या है, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंपनी का हमने देखा। फिर हमने उसमें देखा कि कंपनी की लोकेशन क्या है, कंपनी रजिस्टर ऑफिस कहां पर है, कंपनी की ब्रांचेस कहां है, कंपनी की फैक्ट्रीज कहां पर है, ये सारी हमने चीजें उसमें देख ली। फिर सर हमने बिजनेस एक्टिविटीज के अंदर हमने फोकस किया किसके ऊपर?
कि कंपनी के सर बेसिकली हमने फोकस किस पे किया, कंपनी किस तरह का बिजनेस कर रही है, नेचर ऑफ बिजनेस कैसा है, उसके ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा होगा ना। या इसके साथ साथ हम क्या देखेंगे सर हम देखेंगे इसके अंदर कि कंपनीज किसके नेचर की, ऑफ कोर्स ये भी हम यहाँ नोट करेंगे, ठीक है। प्लस उसको लाइसेंसेस मिले हो तो वो देखेंगे, उसकी यू नो व्हाट एक्सटेंशन है, कैपेसिटी एक्सटेंशन कितना कर सकती है, ठीक है। ये सारी एस्पेक्ट्स हम लोग कवर करेंगे। ऑलराइट सर, इसके अलावा हम क्या देखेंगे, फॉरेन कोलैबोरेशन एग्रीमेंट क्यों, तो फॉरेन कोलैबोरेशन एग्रीमेंट चेक करेंगे उसके। इसके अलावा क्या देखेंगे सर, फॉरेन कोलैबोरेशन एग्रीमेंट के अलावा कोई स्टैट्यूटरी रेजिस्टेंस उसे मेंटेन किया नहीं किया है, मिनट्स बुक मेंटेन किया नहीं किया है। ऑलराइट सर, इसके अलावा हम क्या देखेंगे, वर्किंग उसके रिजल्ट्स क्या हैं, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, इंटरनल चेक, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम चेक करेंगे, कंप्लायंस ऑफ कंपनी चेक करेंगे, या अगर एप्लीकेबल लॉज हो तो वो चेक करेंगे। क्या हो रहा है, आई होप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो उसका, ठीक है, याद करने के लिए। चलिए अब आता पॉइंट नंबर 10 देखो क्या कहता है, इन्वेस्टमेंट बाय कंपनी, कंपनी ने कहा था इन्वेस्टमेंट्स किए हुए हैं, वो पूरी हम लोग चेक करेंगे। फिर एसएसए एग्रीमेंट, एसएसए का मतलब सोल सेलिंग एजेंट एग्रीमेंट, सोल सेलिंग एजेंट एग्रीमेंट, जी हाँ, सोल सेलिंग एग्रीमेंट एजेंट एग्रीमेंट, ठीक है। अच्छा, कई बार इसमें होता है रिलेटेड पार्टी है या कोई इंटरेस्टेड पार्टी है ना, तो उसका डिस्क्लोज ये होता है सोल सेलिंग एजेंट एग्रीमेंट। So point 10 क्या कह रहा है, इन्वेस्टमेंट बाय द कंपनीज, देन एसएसए एग्रीमेंट, एंड 12 क्या कह रहा है, देखो यहाँ पर इंस्टेंसेस ऑफ मिसमैनेजमेंट। जी हाँ, अगर कंपनी के अंदर कोई मिसमैनेजमेंट के पुराने कोई केसेस हैं तो उसकी भी नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, अगर ऐसे केसेस हुए हैं तब। क्लियर एकदम? ऑलराइट सर, सो अभी अगर हम लोग वापस से पूरा रिवाइज करेंगे, टेबल सामने है, एक बार वापस रिवाइज करेंगे 12 पॉइंट्स। पहला हमने देखा था बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ कंपनीज। सुनो, मेरा पर्पस है तुमको याद भी कराना है, ठीक है। मैं बार बार बोलने में मुझे मजा नहीं आ रहा है, मैं चाहता हूं तुम्हें याद हो जाए। ऑलराइट, सो बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ कंपनीज, बिजनेस एक्टिविटीज के बारे में बात किया। फिर हमने कहा कंपनी के डिबेंचर्स हैं, बैंक फाइनेंस है या कोई किसी भी तरीके क्या है, डिपॉजिट एक्सेप्ट किए उसकी डिटेल। फिर फॉरेन कोलैबोरेशन एग्रीमेंट, बोलो मेरे साथ, फॉरेन कोलैबोरेशन एग्रीमेंट, कंपनी के मैनेजमेंट की डिटेल बताएंगे, कंपनी का मैनेज पास्ट एंड प्रेजेंट मैनेजमेंट पूरा डिटेल बताएंगे। उसके साथ में मेंटेनेंस ऑफ स्टैट्यूटरी रजिस्टर एंड बुक्स, मिनट्स बुक्स, उसका डिटेल देंगे। कलेक्ट करेंगे मतलब इंटरनल चेक, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या, ऑफ कोर्स ये चेक करेंगे कि हाँ जी इंश्योर करेंगे कि प्रॉपर्ली कंपनी में एस्टैब्लिश है इंटरनल कंट्रोल एंड इंटरनल चेक, ठीक है सर। इसके अलावा वर्किंग रिजल्ट्स एंड फाइनेंशियल पोजीशन, वर्किंग रिजल्ट्स एंड फाइनेंशियल पोजीशंस। उसके अलावा कंप्लायंसेस ऑफ कंपनीज एक्ट एंड अदर एप्लीकेबल लॉ, सर, ठीक है। इसके बाद इन्वेस्टमेंट बाय कंपनी एंड एसएसए मतलब सोल सेलिंग एजेंट एग्रीमेंट। ऑलराइट सर, चलो फिर इंस्टेंसेस ऑफ मिसमैनेजमेंट। इंस्टेंसेस ऑफ मिसमैनेजमेंट समझ में आ रहा है ना, कोई भी पास्ट में अगर मिसमैनेजमेंट हुआ है, कंपनी के डायरेक्टर लोगों ने कुछ घपलाबाजी कर दिया है, तो उसका आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इवन विद डिटेल कि अगर किसी डायरेक्टर पे कोई प्रोसिक्यूशन भी चला था, वो भी आपकी नॉलेज में होना चाहिए ताकि आप आंसर कर सकें इंस्पेक्टर को। ऑलराइट, अच्छा, फिर इसके बाद में हम लोग देखेंगे पॉइंट 13 देखो ये है, नीचे आ रहा है, एक्विजिशन और डिस्पोजल ऑफ सब्सटेंशियल एसेट्स। जी हाँ, अगर कंपनी ने कोई सब्सटेंशियल, ठीक है, अब जैसे कोई जैसे अनयूजुअल अमाउंट है, जैसे एग्जांपल देख समझना, कभी कंपनी ने अपनी नेट वर्थ का 20% उससे ज्यादा का कोई एसेट्स एक्वायर किया है या उससे ज्यादा का सेल किया है, तो क्या हो गया, सब्सटेंशियल इन नेचर। तो ऐसी जो भी सब्सटेंशियल एक्विजिशन या डिस्पोजल ऑफ हुई है, ऐसी एसेट्स का भी डिटेल उसको पता होना चाहिए, किसको, सीएस को। ऑलराइट, एंड कंप्लेंट अगेंस्ट द कंपनी और द मैनेजमेंट, अगर कोई कंप्लेंट्स रिसीव करी है आपने, कंपनी के खिलाफ आई थी या मैनेजमेंट के खिलाफ आई थी, उसका डिटेल पूरा होना चाहिए। प्लस पॉइंट 15 कहता है शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स का मीनिंग यहाँ पे क्या है, कोई भी अगर ऑपरेशन से रिलेटेड कोई भी केसेस रहे हैं तो रिस्पेक्ट ऑफ शेयर होल्डर्स आपको डिटेल होनी पूरी चाहिए। एंड लास्ट वन इज ऑडिटर। पॉइंट नंबर 16 कहता है ऑडिटर। ऑडिटर का मतलब यहाँ पे क्या है, कंपनी के स्टैट्यूटरी ऑडिटर है, कंपनी का कॉस्ट ऑडिटर है, कंपनी का सेक्रेटरी ऑडिटर है, इनके नेम एंड एड्रेसेस कंप्लीटली आपके पास होने चाहिए, क्योंकि जब भी आपसे इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, मतलब कंपनी से इन्वेस्टिगेट किया जाएगा एंड ऑन द बिहाफ ऑफ कंपनी एज अ कंपनी सेक्रेटरी आप आंसर करेंगे, तो सारी आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अब मेरी बात ध्यान सुनना, ये पॉइंट्स तुमको मैंने बार बार इसलिए बुलवाए क्योंकि मुझे पता था कि खास तौर से, है ना, 3 स्टूडेंट्स ऐसी थी जिनको ये था कि सर ये टॉपिक बड़ा है। अब मेरे को तुम चाहे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना या तो मेरे को ना कहने के वोट से बताना, क्या तुम्हें याद हुआ नहीं हुआ, कहीं से लग रहा है बड़ा है ये, कुछ ऑनेस्टली बोलना, बड़ा है नहीं ना। अब तुम इसको पढ़ोगे ना यहाँ से, देखो अब तुम्हारी रीडिंग करवा देते हैं फटाफट से। अब बहुत कुछ सिखाना है, सब्र के साथ सीख बने रहो, सीखो। प्रिपरेशन बाय कंपनी सेक्रेटरी टू फेस द इन्वेस्टिगेशन।
Before an inspector commences investigation into the affairs of the company, it is advisable for a company secretary to prepare a report touching upon various aspects of the activities of his company, particularly those transactions in respect of which fraud or misfeasance or misinformation is alleged. ठीक है? Thus, this exercise will enable the secretary to handle the investigation to affairs of his company with the courage and confidence. नहीं तो पता लगा कि अगर कंपनी सेक्रेटरी अच्छे से आंसर कर ही नहीं पा रहा है, वो खुद कॉन्फिडेंट नहीं है, आप समझो ना, पहला तो मामला वही खत्म हो गया. सो यू मस्ट हैव कॉन्फिडेंस. एंड हाउ कॉन्फिडेंस कम्स, कैसे आएगा? यू नो व्हाट, व्हेन यू हैव अ राइट अमाउंट ऑफ नॉलेज, एंड योर नॉलेज इन रिस्पेक्ट ऑफ कंपनी आपको पता होना चाहिए. सुनो ना, मेरी खातिर एक बार ये सारे पॉइंट्स हम वापस बोलते हैं, ठीक है? अच्छा, इसमें ना आपको 20 पॉइंट्स हैं आपके यहाँ, तो मैंने क्या कुछ पॉइंट्स को मर्ज कर दिया है, इसलिए आप लोगों को यहाँ पर 16 पॉइंट याद करने हैं बस, ठीक है? हाउ, देखो रिवाइज करते हैं वापस से. पहला, बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ कंपनी. बोलो मेरे साथ में, बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ कंपनी, बिजनेस एक्टिविटीज. पॉइंट सेकंड, बिजनेस एक्टिविटी. थर्ड हमने क्या याद किया है, किसके साथ में? डिबेंचर्स इशू किए हुए तो, बैंक फाइनेंस है तो, या किसी भी तरह का अगर डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है उसका डिटेल चाहिए, ठीक है? 3 पॉइंट याद हुआ. फिर फोर्थ हमने फॉरेन कोलैबोरेशन एग्रीमेंट. फोर्थ का क्या है? फॉरेन कोलैबोरेशन एग्रीमेंट. फिफ्थ क्या है? मैनेजमेंट. बोलो ना, मैनेजमेंट, पास्ट एंड प्रेजेंट मैनेजमेंट. वैसे रीड करवाऊंगा लेकिन अभी बोल लो एक बार. मैनेजमेंट, ठीक है? इसके अलावा 7 हमने क्या देखा? Internal. For 6, maintenance of statute register and minutes book. All right sir. Then 7 हमने क्या सीखा? Internal control, internal check system. ये देखना है हमने. फिर working results and financial position. 8 का देखा working, बोलो, working results and financial position. 9 का देखा compliance of companies and other applicable laws. ये 2 पॉइंट्स से मैंने मेमोराइज कर दिया यहाँ पे, ठीक है? फिर investment by companies, अगर इन्वेस्टमेंट्स हैं तो वो बताएंगे. SSA agreement, investment by company. इसके अलावा कौन सा है? Sole selling agent agreements, उसका डिटेल देंगे. फिर instances of mismanagement, instances of mismanagement. 13 क्या याद किया था? Acquisition और disposal of substantial assets. जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि कंपनी की नेटवर्थ का 20% उससे ज्यादा का कर रहा है, आप जानते हैं ना, उसके सिर में एसआर पास होता है, तो लेकिन सब्सटेंशियल ट्रांजैक्शन था, ऐसा कहते उसमें पता होना बहुत जरूरी है कंपनी सेक्रेटरी को. ऑलराइट. एंड और यहीं पर घपलाबाजी होता है, ठीक है? एंड कंप्लेंट्स हो सकता है अगेंस्ट द कंपनी हो या मैनेजमेंट हो, तो वो आपको पता होना चाहिए क्या करेंगे. ऑलराइट. लिटिगेशंस अगर कोई चल रही है तो लिटिगेशंस के बारे में पता होना चाहिए. कंपनी का ऑडिटर, कंपनी के शेयर होल्डर्स, ये सब डिटेल आपको पता होना चाहिए. क्लियर एकदम? अब देखो, आओ सबसे पहले क्या देखा? बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट कंपनी. नेम ऑफ द कंपनी, डेट ऑफ द इनकॉर्पोरेशन, लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, ब्रांचेस, फैक्ट्रीज, अदर ऑफिसेस, स्टेटस ऑफ कंपनी, पब्लिक है, प्राइवेट है, ऑब्जेक्ट कंपनी का क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर, वोटिंग राइट स्टेटस, शेयर होल्डिंग पैटर्न, एक्सेट्रा. बात पकड़ में आया. फिर आता है बिजनेस एक्टिविटीज. बिजनेस एक्टिविटीज में क्या देखेंगे? नेचर ऑफ बिजनेस, भैया किस तरह का बिजनेस है, ठीक है? जैसे जनरली कई सारी एस्पेक्ट्स आती हैं इसके अंदर. ऑनलाइन बिजनेस कर रही है, ऑफलाइन बिजनेस कर रही है, अमेजॉन की तरह बिजनेस कर रही है, या रिटेल बिजनेस कर रही है, ट्रेडिंग का बिजनेस कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर है, सर्विस इंडस्ट्री है, वो देखेंगे. लाइसेंसेस प्लस इंस्टॉल कैपेसिटीज, एक्सपांशन प्रोग्राम्स, सोर्स ऑफ फाइनेंस, वेदर कंपनी बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर ग्रुप, और इफ सो अदर कंपनीज फॉलोइंग इन द सेम ग्रुप. जैसे महिंद्रा के अंदर बहुत सारा कंपनी, टाटा ग्रुप बहुत सारा कंपनी, रिलायंस ग्रुप बहुत सारा कंपनी, तो ऐसा है तो वो बताइएगा. डिबेंचर, बैंक फाइनेंस और डिपॉजिट्स का डिटेल बताना चाहिए. फॉरेन कोलैबोरेशन एग्रीमेंट्स, ये आपको पता हो. मैनेजमेंट, पास ऑफ कोर्स, पास मैनेजमेंट सेटअप कैसा था, एग्जिस्टिंग प्रेजेंट कैसा सेटअप है. कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बताइएगा. टर्म एंड कंडीशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर पर्सनल्स का डिटेल दीजिएगा. अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स एंड देयर रिलेटिव्स, अगर कोई है जो कि प्लेस ऑफ प्रॉफिट पर है, प्लेस ऑफ प्रॉफिट के लिए आई होप आपको याद होगा. नाउ वेदर ऑल स्टैट्यूटरी रजिस्टर और मेंटेनेंस बुक्स आर बीइंग मेंटेन्ड अप टू डेट, internal checks and internal control system properly followed, working results and financial position of the company, assessment of working company, evaluation of the level of performance, efficiency of management, review of the profits, the company performance data, financial position of the company in the context of working results in the last 3 years. So इतना लंबा पॉइंट अगर याद ना हो तो at least you should know, I mean आपको लिखना तो है ही at least क्या, working results and the financial position of the company last 3 years, at least इतना तो आप एग्जाम में याद कर आए. Compliance by companies or its offices with the provision of Companies Act and इसको पॉइंट को मैंने से जोड़ रखा है, देखो with other applicable laws, ये भी सीखा हमने. लोन टेकन एज या लोन एडवांस टू डायरेक्टर्स लिया है तो, एंड द फर्म्स इन विच दे आर पार्टनर्स और कंपनीज, या किसी फर्म या पार्टनर को लोन दिया जिसके अंदर डायरेक्टर, जो अभी कंपनी डायरेक्टर है वो उसमें किसी फर्म में तो पार्टनर है, या दूसरी कंपनी में वो डायरेक्टर है, उससे लोन लिया गया है या उस लोन दिया गया है, ठीक है? लोन एडवांसेस किए गए हैं.
investment by company, sole selling as an agreement, instance of mismanagement, irregularities, acquisition and disposal of substantial assets, या scrutiny of abnormal heavy expenditure items, complaints against the company and management, या litigation against the company, management relationship with the employees and labor, खास तौर से labor issues arise होते हैं उसके लिए भी, and shareholder में क्या है, operation of minority shareholder, allegation of non-receipt of dividend, notice of meeting, accounts, certificates, illegal forfeiture of shares, steps taken to redress the investors' complaints, and auditor में तीनों हमारा आ गया, statutory auditor, secretarial, cost auditor, अब ये लोगों का नेम डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। याद हुआ? उम्मीद कर रहा हूँ याद हो रहा होगा, ठीक है, याद हो रहा होगा। ये चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, चाहो तो ऐसे लो, थोड़ा बड़ा आ जाएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर पॉज कर लीजिएगा क्लास को बीच में, अब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका और फिर इसका ले लीजिएगा, इसलिए ताकि क्विकली याद हो, ठीक है। इसमें इंटरप्रिटेशन जैसी लंबी चौड़ी कहानी नहीं है कुछ भी। चलिए असली खेल तो अभी आने वाला है। अब देखो नेक्स्ट जो है ना, ये आ रहा है हु कैन नॉट बी इंस्पेक्टर। यार इंस्पेक्टर नेचुरल पर्सन ही होगा, ठीक है। यहाँ पे अब जैसे इन्होंने लिख रखा है नो फार्म बॉडी कॉर्पोरेट अदर एसोसिएशन शैल बी अपॉइंटेड एज इंस्पेक्टर। बात पता है रे। अब याद रखना सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन का क्लास मैंने अभी अपलोड कर दिया था, जिसको नहीं मिला हो वो मांग लेना भाई, बाद में मत कहना हमको क्लास नहीं मिला है। ये दे दिया गया है, आज ही एक सेशन में दे दिया था, ठीक है। ये पूरा डिटेल में बहुत इजीएस्ट फॉर्मेट में समझाया है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो मैं आपको साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे सभी अब जैसे इन्वेस्टिगेशन कैसे स्टार्ट होगा, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कैसे होगा, जैसे क्वेश्चन अराइज हो जाता है तो आपने देखा होगा कि आरओसी की रिपोर्ट अगर रिसीव हुई है तो इंस्पेक्टर अपॉइंट किया जाता है, या ऐसा हो सकता है कंपनी ने एसआर पास किया फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया, या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी पब्लिक इंटरेस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट करवाना चाहती है, क्लियर है, या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के किसी कंसर्न डिपार्टमेंट ने रिक्वेस्ट किया कि इस कंपनी के अफेयर्स को इन्वेस्टिगेट किया जाए। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट बात याद रखना, अगर आरओसी कह रहा है या पब्लिक इंटरेस्ट की बात आ रही होगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट की डिस्क्रिशन होगी कि भैया वो इंस्पेक्टर को अपॉइंट करे और इन्वेस्टिगेट करवाए। इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड है। लेकिन अगर कंपनी ने एसआर पास किया है और कंपनी के पास एसआर पास होने के बाद मेजॉरिटी विश करता है कि भैया कंपनी के मैटर इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, तो फिर अपॉइंटमेंट मैंडेटरी है कि हाँ ठीक है, गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा कि भाई अफेयर्स के लिए जो अफेयर्स कंपनी के हैं उसको इन्वेस्टिगेट करवाया जाए। तो आरओसी के या पब्लिक इंटरेस्ट में अगर गवर्नमेंट को लगता है तो डिस्क्रिप्शन है कि भाई वो अपॉइंट करे ना करे यहाँ पे इंस्पेक्टर, ठीक है। लेकिन एसआर पास करके अगर कंपनी के मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स कह रहे हैं कि कंपनी के अफेयर्स फ्रॉडुलेंटली अनलॉफुली कंडक्ट किए जा रहे हैं, तो फिर गवर्नमेंट यहां पर अपॉइंट करेगा ही करेगा, क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा इंपॉर्टेंट बात सुनना, अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सर एसआर पास कर दिया, ठीक है, इसका मतलब ये हो कि मेजॉरिटी के हाथ में ही है ये बातें। मिनॉरिटी या कोई बेचारा कोई एक शेयर होल्डर है वो जानते हुए भी जान रहा है कि कंपनी में मिसमैनेजमेंट हो रहा है, जो कंपनी के अफेयर्स हैं ऑप्रेसिव हैं, और तो क्या वो धृतराष्ट्र की तरह अंधा होके बैठा रहे? ऑफ कोर्स नॉट। लेकिन एक प्रॉब्लम है ना कि एसआर तो अकेला पास नहीं कर सकता, तो क्या करे, ऐसे केस में वो सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा, एक एप्लीकेशन देगा, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर देखो कंसीडर करेगा उस एप्लीकेशन को, और सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है तो अगेन वो सेंट्रल गवर्नमेंट की डिस्क्रिशन होगी कि वो इंस्पेक्टर अपॉइंट करे फिर मैटर को इन्वेस्टिगेट करवाए। अब ये सारी बातें मैं इसलिए बोल रहा हूं कि बहुत सारा पढ़ोगे, मैं तुम्हें डायरेक्टली ये कंक्लूड करके दे रहा हूं, कंक्लूड कर रहा हूं, राइट। अब जैसे एक ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी, सेक्शन 212 बात करता है सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस की, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस की, सेक्शन 212 सबसेक्शन 6 की इंपॉर्टेंट है, डिस्कस कर रहा हूं फटाफट से। एक बात फिर सुनना, जिसने क्लास देख लिया उसके लिए तो ये बात बहुत ईजी है, नहीं देखा है तो यार देखो कब देखोगे, समझ रहे हो ना, एग्जाम के बाद नहीं ना, सभी देखो। आओ, इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, दो बड़ी बातें अच्छी खतरनाक वाली बातें, क्योंकि देखिए जब हम सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं, फ्रॉड की बात कर रहे हैं, तो क्रिमिनल लायबिलिटी अराइज हो सकती है। मतलब कहीं ना कहीं ये देखने वाली बातें हैं कि फ्रॉड इट मींस दैट यू नो व्हाट द नेचर ऑफ ऑफेंस, ऑफ कोर्स नेचर ऑफ ऑफेंस वर्ड यूज कर रहा हूं। और इंपॉर्टेंट ये चीज कहना चाहता हूं कि यहां पर अगर गिल्टी सेक्शन 447 की बनती है कंपनी एक्ट के अंदर, सेक्शन 447 अपने आप में खतरनाक सेक्शन है। खतरनाक का मतलब जहां क्रिमिनल लायबिलिटी बन जाती है, तो ये एग्जामिन करके बताया गया कि अगर किसी पर क्रिमिनल लायबिलिटी बन रही है अंडर सेक्शन 447, तो भैया उसको बेल ग्रांट नहीं की जाएगी अनलेस अंटिल दो काम ना हो जाएं। दो काम क्या हैं,
वो भी बताता हूं। पहले एक बार बेसिक ले लेते हैं यहां पर, ठीक है। सेक्शन 212 section 6 said that notwithstanding anything contained in the CRPC procedure, offense covered under section 447 of Companies Act 13 shall be cognizable and no person accused of an offense, cognizable का मतलब non bailable, no person accused of any offense under those section shall be released on bail or his own bond unless, मतलब ऐसा नहीं है कि बेल हो नहीं सकती। अब क्या होता है ना, पर्सनल बॉन्ड पर या बेल के लिए डॉक्यूमेंट फाइल करके आपको बेल दे देंगे, नहीं, ऐसा यहां नहीं होगा। बेल के लिए दो बातें सेटिस्फाइड करनी पड़ेंगी। क्या? पहला, पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैज बीन गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू अपोज द एप्लीकेशन फॉर सच रिलीज। पब्लिक प्रोसिक्यूटर का मतलब क्या है? सरकारी वकील। सब सरकारी वकील का मतलब क्या होता है समझना। आपने देखा होगा ना, आपने शायद पढ़ा भी हो, कुछ केसेस में पार्टीज का नेम ऐसे लिखा जाता है, स्टेट वर्सेस अमित। जो स्टेट है यहां पर स्टेट का मतलब यहां पे क्या है? इट रिप्रेजेंटिंग व्हाट? गवर्नमेंट इन पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है। अब गवर्नमेंट थोड़ा चल के आती है, इनके कौन होते हैं? पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अब अगर सेक्शन 447 के अंदर, ध्यान सुनना, किसी को गिल्टी पाया जा रहा है, अभी गिल्टी पाया नहीं है, मतलब स्ट्रॉन्ग ऐसे एविडेंसेस हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि भैया ये 447 के अंदर ये फॉल हो रहा है, ये पर्टिकुलर पर्सन, तो क्या उसको बेल दे दें? आंसर इज नो, ऐसी बेल नहीं मिल सकती है। उसके लिए आपको अपॉर्चुनिटी देना पड़ेगा। किसको? अपॉर्चुनिटी का मतलब कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर इस पे आर्ग्यूमेंट करेगा कि बेल ग्रांट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इतने फैक्ट्स और जो एविडेंसेस प्राइमा फेसी जो है वो ये शो कर रही है कि इसको बेल ग्रांट नहीं होना चाहिए, तो आर्ग्यूमेंट आपको अपॉर्चुनिटी देना पड़ेगा। पहला बात समझ में आ रहा है? Public prosecutor has been given a opportunity to oppose the application for such release, and where the public prosecutor opposes the application, the court is satisfied that there are reasonable grounds for believing that he is not guilty of such offense and that he is not likely to commit an offense while on bail. ये भी कंसिडर करेगा कोर्ट कि अपॉर्चुनिटी दिया, आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो गया। अब अगर कोर्ट को लगता है कि अगर इसको बेल दे दिया गया तो किसी तरह का ये ऑफेंस नहीं करेगा, जैसे जिस सब्जेक्ट मैटर की वजह से इन्वेस्टिगेशन हुआ और उसको आज जेल की नौबत आई है, ऐसे केसेस में कोर्ट को लगता है कि सब्जेक्ट मैटर को डिस्टर्ब नहीं करेगा, तो बेल इस कंडीशंस पे दी जाएंगी। बात पकड़ में आ रहा है? तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को पहले अपॉर्चुनिटी टू अपोज द एप्लीकेशन ऑफ रिलीज। सेकंड, द पब्लिक प्रोसिक्यूटर जब यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, साथ साथ कोर्ट मस्ट बी सेटिस्फाइड दैट दिस पर्सन हु इज गेटिंग द बेल यू नो व्हाट शैल नॉट व्हाट गिल्टी ऑफ सच ऑफेंस। ये होना जरूरी है, ठीक है। अगर गिल्टी ऑफ ऑफेंस है ही, पता ही लग गया एट अ फर्स्ट इंस्टेंस, तो फिर गड़बड़ है भाई, फिर तो बेल मिलेगी, फिर तो तुम पूरी भी हो रहे हो। पर लग रहा है कि हाँ ठीक है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पार्ट बना हुआ है, इसका उसका केस में होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेटर ऑन याद रखिएगा, बेल पर है, केस अगर अगेंस्ट चला गया तो फिर समझ ना कन्विक्शन। अब ये इंपॉर्टेंट है, केस के अंदर एक क्वेश्चन आ सकता है घुमा के। A person who is under the age of 16 years or is a woman or sick or infirm may be released on bail if the special court so desires. इसमें नेसेसरी नहीं है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉर्चुनिटी दी जाए, बात पकड़ मारा है, लेकिन अदर केसेस में देना पड़ेगा। लेकिन किस केस के अंदर? अगर कोई वीमेन है या पर्सन को इसकी 16 ईयर्स है मैक्सिमम बोली है, ठीक है, या कोई सिक है, इन्फॉर्म है, बीमार है बहुत ज्यादा, ऐसे केसेस के अंदर रिलीज कर सकते हैं ऑन बेल, बट स्पेशल कोर्ट की मर्जी है भैया ये भी। ऑलराइट, बाकी सारा बात हमने डिस्कस किया हुआ है कि ये भी इंपॉर्टेंट। देखो, स्पेशल कोर्ट, ध्यान सुनना, स्पेशल कोर्ट शैल नॉट टेक कॉग्निशन ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट ओनली अपॉन द कंप्लेंट इन राइटिंग। आप समझो ना, स्पेशल कोर्ट खुद नहीं पहुंच जाएगा कि हाँ भाई कोई परेशानी है हमें बताओ, ऑफ कोर्स नॉट। कब होगा? या तो डायरेक्टर ऑफ सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस कंप्लेंट दे रहा हो कि सर ऐसा मामला आया है और अब सर इसको अभी सर प्रोसिक्यूशन होना चाहिए, या एनी ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथराइज्ड बाय द गवर्नर और स्पेशल ऑर्डर इन राइटिंग ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, वो यहाँ पे फाइल करे, तभी कॉग्निजेंस लिया जाएगा। अब ये बाकी बातें हैं ना भाई, मैंने आप लोगों को पहले ही सारा मैंने इसका डिटेल अभी दे रखा है। बहुत बड़ा क्लास नहीं है, छोटा सा क्लास है, उसे नहीं देखा है तो फिर यार ये नहीं आएगा, देख लेना, ठीक है, देख लेना। क्या यार, अभी भी रिसेंट डाला है, आप देखिएगा, उसको जरूर करिएगा पहले। ये पूरा प्रोसेस बहुत से समझाया है। अब ये इंपॉर्टेंट केस लो आता है, देखो ये कुछ ये इंपॉर्टेंट केस लो है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, ठीक है। ये जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स अभी सिखाऊंगा सारे, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं, सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो अभी हम सबको इसको देखते हैं एक बार। सबसे पहले हम किस केस लॉ को सीखेंगे और बड़ा इंटरेस्टिंग केस लॉ है, सो आइए सीखते हैं, ठीक है, आइए, इंपॉर्टेंट है। अच्छा देखो, ये जो केस है ना, यहाँ जो बताया गया है, इसे ध्यान सुनना पहले एक बार।
इसमें बेसिकली बात ये होती है कि आपने ध्यान दिया होगा सेक्शन 212 जब हम बात करते हैं ना, तो बेसिकली ये कहा जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, ध्यान सुनना, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को ये एक ऑर्डर देगा। ऑर्डर का मतलब होता है मैंडेट, ठीक है, मैंडेट। मैंडेट का मतलब क्या है? लेटर ऑफ अथॉरिटी। ये कहीं सारे टेक्निकल वर्ड यूज इस केस में होने वाले हैं, इसलिए पहले ही बता रहा हूं, ठीक है। लेटर ऑफ अथॉरिटी। लेटर ऑफ अथॉरिटी का मतलब क्या होता है कि ये पर्टिकुलर ऑफिसर जो है ऑथोराइज्ड है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। उस मैंडेट में ना लिखा जाता है कि कितने ड्यूरेशन में, जी हाँ, ड्यूरेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, कि आपको कब तक है ना इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर देना है, कब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करना है। फॉर एग्जांपल इस केस में दिया गया था कि 3 मंथ्स के अंदर जो इंस्पेक्टर है, जी हाँ, फ्रॉड सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है, वो ऑफिसर अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा, और वो रिपोर्ट विद इन 3 मंथ्स के बाद में वो अपनी रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करेगा। क्लियर? ये क्वेश्चन था। अच्छा, अब आपको वजह की बात बताता हूँ। इस केस में जो प्रॉब्लम अराइज हुई कि जब एक एसएफआई को अपॉइंट किया गया कि वो इन्वेस्टिगेट करे कंपनी के अफेयर्स, उसमें लिखा हुआ था कि उसको जो मैंडेट दिया गया 3 मंथ्स का दिया गया है, ठीक है, लेटर ऑफ अथॉरिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन कितने टाइम के लिए? 3 मंथ्स के अंदर वो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करे। बोलो सर ठीक है। उसने एक कंपनी, मतलब ग्रुप कंपनीज और एक एलएलपी की इन्वेस्टिगेशन किया। लेटर ऑन क्या हुआ? ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट किया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जी हाँ स्पेशल कोर्ट को बोला, क्योंकि ऐसे मैटर में कौन हियरिंग करेगी? स्पेशल कोर्ट। स्पेशल कोर्ट ने भाई उसको बोला कन्विक्शन के लिए, कि इन भाई साहब को कन्विक्शन मतलब जेल भेजा जाए। अब ऐसे केस में क्या हुआ कि जो पार्टी थी ना, मतलब जिसको कन्विक्शन हुआ, उसने अप्रोच किया हाई कोर्ट को, अपील फाइल करी बिफोर द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में अपील फाइल किया और ये कहा कि सर यहां जो रिपोर्ट सबमिट इन्वेस्टिगेशन की गई है, इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद, जी हाँ, इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद में आप अगर किसी भी तरह की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन करने टाइम जो बताया गया था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी, वो बताया गया 3 मंथ्स का, और उसके एक्सपायर हो जाने के बाद में इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सबमिट किया गया, उसके बाद में इस बंदे के खिलाफ कार्रवाई की गई और उसको जेल भेज दिया गया। तो सर ये जो है एक तरीके से इनवैलिड एक्शन हुआ, जो कि लॉ के अगेंस्ट हुआ, क्योंकि लॉ कह रहा था 3 मंथ्स में उसको इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करना है। अच्छा जी, हाई कोर्ट ने उस भाई साहब को रिलीज कर दिया ऑन बेल। बात पकड़ में आया? हाई कोर्ट ने कहा नहीं नहीं रिलीज करो, सही बात है, 3 मंथ्स के अंदर कंप्लीट करना चाहिए था, उससे बियॉन्ड हो गया, तो अथॉरिटी नहीं थी उसके पास इन्वेस्टिगेशन करने की। ये मैटर फिर जो हुआ चला गया सुप्रीम कोर्ट। ध्यान से सुनना, सुप्रीम कोर्ट चला गया और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी फाइंडिंग्स और ऑब्जर्वेशन जो दी वो ये दी कि पहली बात तो उन्होंने स्ट्रेट होकर कह दिया कि हाई कोर्ट का जजमेंट ही गड़बड़ है, गलत है। क्यों गलत है समझना। जो यहां पर मैंडेट जारी किया जाता है किसके लिए? एसएफआई को दिया जाता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। वो मैंडेट का मतलब यहाँ पे लेटर ऑफ अथॉरिटी है, वो इंपॉर्टेंट बात है। और वो मैंडेट जो दिया जा रहा है वो एक डायरेक्टरी प्रोविजन है। डायरेक्टरी प्रोविजन देखिए 2 तरह के प्रोविजन होते हैं, हम समझ लेते हैं एक बात। एक होता है मैंडेटरी प्रोविजन, जैसे कोई भी प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स है, अगर वो फुलफिल नहीं होगी तो वायलेशन ऑफ लॉ माना जाएगा, मतलब उसे पूरा करना मैंडेटरी है, अपने आप नाम से पता लग रहा है मैंडेटरी। एक होता है लॉ जो उसे बोलते हैं डायरेक्टरी। डायरेक्टरी का मतलब होता है डायरेक्शंस, ठीक है, कि किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट को अचीव करना है। अब जैसे समझिएगा, यहां पर कहा गया कि मैंडेट के अंदर टाइम पीरियड दिया गया 3 मंथ्स, ठीक है। क्या लॉ का, जी हां, क्या कंपनीज एक्ट के अंदर सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशंस का पर्पस इस लॉ का बनाने का ये था कि भाई 3 महीने में अगर इन्वेस्टिगेशन हो गए तो ठीक, नहीं हुआ तो जो पर्सन है जिस पे एलिगेशन इंपोज किए गए हैं उसको फ्री कर दो। ऐसे तो इन्वेस्टिगेशन कभी पूरी हो ही नहीं सकती और सामने वाली पार्टी हर बार बच जाएगी। तो बोला नहीं नहीं, पहले बात तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये समझ लीजिएगा कि ये जो प्रोविजन है ये कैसा है, डायरेक्टरी नेचर। सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ जो अथॉरिटी दी है मैंडेट कि हाँ आपको 3 मंथ्स में कंप्लीट करना है, ये डायरेक्टरी है, क्योंकि ये डिफीट कर देगा प्रोविजन इन्वेस्टिगेशन का ही, क्योंकि सारा गेम जो है, सारा गेम किस चीज का है? इन्वेस्टिगेशन का। और यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक उसकी फाइनल रिपोर्ट इसकी एसएफआईओ की सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट नहीं हो जाती है, वो इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रहेगा। अब आप ये कह सकते हैं, आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसे तो सर 3 महीने का टाइम दिया रखा है तो कभी भी बढ़ाते चले जाए। नहीं, देखिए समझेगा, अगर इस केस में भी यही हुआ
इस केस में भी यही हुआ। ध्यान सुनना, आपके माइंड में हो सकता है क्वेरी आएगा कि 3 मंथ्स के अंदर कंप्लीट नहीं किया तो ऐसे तो कभी भी करते रहो। नहीं, मैं बताता हूं उसको, ध्यान सुनिएगा। इसमें भी यही हुआ केस के अंदर, जब इस पार्टी को, जी हाँ, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में जब ऑफिसर ने अपनी रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेशल कोर्ट में इस मैटर को रखा। साथ के साथ स्पेशल कोर्ट से यह भी रिक्वेस्ट किया गया था कि हमें चाहिए एक्सटेंशन। आप, जी हाँ, क्योंकि रिमांड लेने के लिए, जी, इस पर्सन की, जो पर्सन यहाँ पे एक्यूज्ड है, उसकी रिमांड ली जाएगी, इसलिए सर इन्वेस्टिगेशन का टाइम पीरियड और बढ़ाया जाए। जहां पे स्पेशल कोर्ट से रिक्वेस्ट किया गया, स्पेशल कोर्ट ने इसको आगे और एक्सटेंड किया। मतलब ऑफिसर की पावर का मतलब यहाँ पे ये नहीं है, जी हाँ, अगर जो बात 3 मंथ्स की बताई गई है उसे 3 मंथ्स में ही कंप्लीट करनी है। बट चाहेंगे यहाँ पर तो सेंट्रल गवर्नमेंट विद द ऑर्डर ऑफ द स्पेशल कोर्ट एक्सटेंशन इस टाइम पीरियड को और करवा सकती है, किससे, हमको, इन्वेस्टिगेशन टाइम को। क्या हो रहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी फाइंडिंग्स में और ऑब्जर्वेशन में यही कहा कि अगर ऐसे ही अगर हम हर एक इस मैंडेट के अंदर एक टाइम मेंशन कर देगी गवर्नमेंट की 3 मंथ्स में होना चाहिए, तो अगर इन्वेस्टिगेशन का पूरा पर्पस जो अचीव करना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन का पर्पस क्या होता है कि एग्जैक्टली फाइंड आउट हो सके कि जो बात कही जा रही है या तो फ्रॉड हुआ है या नहीं हुआ है, इस बात के कंक्लूड किया सके। वो कंक्लूजन ऐसे नहीं निकल पाएगा अगर आप किसी भी मैंडेट में उसके टाइम पीरियड को फिक्स कर देंगे। सो ऐसे केस में एक्सटेंशन हो सकती है क्योंकि ये डायरेक्टरी इन नेचर है। बात पकड़ में आ रहा है? अब ये पूरी की पूरी कहानी इसी के ऊपर डिपेंड है, पूरी कहानी। अब मैं आपको ना आपको यहां से पढ़ाना स्टार्ट करता हूं। अपना मॉड्यूल में रखो भाई ध्यान, पूरा आओ सीखो मेरे साथ में। Accused was accordingly arrested and judicial magistrate granted remand and directed they be produced before the special court। ठीक है साहब, ये काम कर दिया हमने, क्योंकि आपको याद होगा विद इन 24 आवर्स आपको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट, जी हाँ, अगर स्पेशल ऑफिसर जहां अपॉइंट किया गया है वो अगर अरेस्ट करता है तो विद इन 24 आवर्स नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने उसे प्रेजेंट करना पड़ेगा। नियरेस्ट मजिस्ट्रेट ने क्या किया यहाँ पर कि भैया उसको उठा के कहां भेजना है भाई, स्पेशल कोर्ट, क्योंकि उस मामले में कौन डील करेगी, किसकी जुरिडिक्शन है, स्पेशल कोर्ट का। देयर आफ्टर accused were produced before the special court with a fresh application for remand. The prayer for extension of custody was opposed by the accused and relied on the ground that the period of completion of investigation as stipulated in the order has expired. कौन सा order था? सेंट्रल गवर्नमेंट का order, ठीक है। And such further, कितना बताया था पीरियड? 3 months का, ठीक है। Such further proceedings were illegal. The special court found that application seeking further remand was justified and extended the police custody of the accused. Writ petition were filed by the accused person in the High Court. अब क्योंकि हुआ यही कि वही स्पेशल कोर्ट ने कहा नहीं, एक्सटेंशन बढ़ाओ, पुलिस कस्टडी में लेके जाओ। अब ये तो गलत लगा उसको, किसको, जिसके खिलाफ आरोप लगाए गए, एक्यूज्ड। तो उसने बोला नहीं ठीक है भाई, हम रिट पिटीशन फाइल करेंगे, कहां पर? बिफोर द हाई कोर्ट। It was submitted that with the expiry of period within the which investigation had to be completed in terms of order, all further proceedings including the arrest of respondent were illegal and without any authority of law. ठीक है? The High Court directed release of accused person on interim bail during the pendency of the writ petition on their furnishing the personal bond. Appellant challenged the correctness of the common interim order passed by the Delhi High Court in the Supreme Court. भाई अब जब लगा कि ये दिल्ली हाई कोर्ट का जो जजमेंट है वो सही नहीं है, तो ऐसे केसेस में क्योंकि ग्राउंड क्या रखा गया कि जो हो जानी चाहिए थी इन्वेस्टिगेशन जो ऑर्डर के अकॉर्डिंग विद इन 3 मंथ्स वो नहीं हुई है। अब उसके बाद अगर कर रहे हो तो भैया इलीगल अरेस्ट भी आपकी। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अच्छे से इसका विश्लेषण किया है, आओ देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट held that it could not be said that prescription of period, prescription का मतलब यहाँ पे डिटर्मिनेशन, ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा, टेक्निकल वर्ड यूज किया इन्होंने, आप लिख लीजिएगा डिटर्मिनेशन ऑफ पीरियड, determination period within which a report was to be submitted by SFIU under subsection 3 of section 212। क्या करता है इसके अंदर, सेक्शन 3 के अंदर सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपनी रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करता है। was for completion of period of investigation and on the expiry of that period the mandate का मतलब क्या है, letter of authority in favor of SFIU must come to an end। फिर कहता है मैंडेट इन फेवर ऑफ, मतलब लेटर ऑफ अथॉरिटी किसको दे रखा था, इन्वेस्टिगेट करने का, जो कि सीरियस फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को दिया था। मस्ट कम टू एन एंड, मस्ट कम टू एन एंड का मतलब एक्सपायरी हो गया, ठीक है, और कोई कंक्लूजन ड्रॉ करता हो तो एक्सपायरी हो गया, ठीक है। इफ इट वर कम टू एन एंड, अगर ये खत्म हो गया, आपने कहा 3 महीने का टाइम दिया था, 3 महीने के अंदर इन्वेस्टिगेट करो और 3 महीने का पीरियड आपका खत्म हो गया अकॉर्डिंग टू मैंडेट।
the legislation would have contemplated certain results including retransfer of investigation. अब retransfer of investigation कैसे लिखा हुआ समझो, पहले उस आदमी को अरेस्ट किया जाएगा, फिर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट में पेश किया जाएगा, फिर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट उस मामले को ट्रांसफर करेगा किसको, स्पेशल कोर्ट को। तो भैया ये तो सारे ही प्रोसीजर आ रहे हैं, ठीक है। बैक टू द ओरिजिनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, ओरिजिनल कौन हो गई, स्पेशल कोर्ट, which were directed to transfer the entire record of section 2 of section 12 in the absence of any clear stipulation and interpretation that with the expiry of the period the mandate in favor of SFIU must come to an end would cause great violence to the scheme of legislation. The scheme of legislation, the purpose of legislation will be defeated if we say that the period of mandate has expired. और ये मान लिया जाए कि हाँ जो पीरियड लिखा था उसमें अगर आपने नहीं किया तो आगे जो भी होगा इलीगल होगा। तो लेजिस्लेशन का पर्पस क्या था कि फाइंड आउट द एग्जैक्टली हु इज द गिल्टी ऑफ द ऑफेंस। तो क्या वो पूरा होगा, नहीं। मतलब तो ये हो गया कि 3 महीने में आपने कर लिया तो अच्छा, नहीं किया तो फिर जाके रिलीज कर दो, नहीं। लेजिस्लेशन का पर्पस ही डिफीट हो जाएगा। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये डायरेक्टरी नेचर है। हाउ if such interpretation was accepted with the transfer of investigation in the form of subsection 2 of section 12, the original investigating agencies would be denuded of power. मतलब एक तरीके से क्या होगा कि पावर अब हाथ में रही नहीं, इन्वेस्टिगेशन करने का। तो मेरे पास स्पेशल कोर्ट इस मामले को सुनवाई करता, कहता है जी एक्सपायरी हो गई, फिर अब तो हम सुनवाई क्या करेंगे। हाँ, ऐसा नहीं है। Denuded of power to investigate and with the expiry of the mandate, SFIO would also be powerless, which would lead to an incongruous situation. Incongruous का मतलब होता है समझो inconsistent। inconsistent लिख लेना भाई, बाद में बात दिक्कत करोगे। incongruous मतलब क्या होता है, inconsistent situation that serious fraud would remain beyond the investigations. ये अच्छा है, मैंडेट एक्सपायर हो गया, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन बंद, अब एंजॉय करो, ऐसा नहीं है। That could never have been idea. The only construction which was possible there was that prescription of period within which a report had to be submitted to central government under the subsection 3 of 212 was purely directory in nature. This provision is directory in nature, not mandatory. If it is mandatory in nature तो भैया कुछ नहीं कर सकते थे, और मैंडेटरी नेचर कर भी नहीं सकते ऐसे प्रोसीजर को, क्योंकि अगर मैंडेटरी कर दिया जाएगा तो लेजिस्लेशन का जो पर्पस है कि इन्वेस्टिगेशन करके एग्जैक्टली फाइंड आउट करना, वो नहीं हो पाएगा। बात पकड़ में आया। Even after the expiry of such a stipulated period, mandate in favor of SFIO and the assignment of investigation under section 1 would not come to an end. The only logic and as contemplated was after completion of investigation, when a final report on investigation report was submitted in terms of section 12 of section 212. It could not therefore be said that in the instant case mandate came to an end and the arrest effected under the order was passed by the director, SFIU was in any way illegal or unauthorized by law. ऐसा नहीं माना जाएगा कि illegal या unauthorized है, ठीक है, अरेस्ट के लिए। इन एनी केस एक्सटेंशन वाज ग्रांटेड इन प्रेजेंट केस बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, बट दैट वाज कंप्लीटली बिसाइड्स द पॉइंट सिंस द ओरिजिनल अरेस्ट itself was not in the any was illegal and the high court completely erred, मतलब जजमेंट गलत था इन प्रोसीडिंग्स ऑन दैट premise and then passing the order अपील। आया केस समझ में पूरा, नहीं आया तो एक बार फिर से रीड करना, फिर भी अगर कोई टेक्निकली पॉइंट लगता है कि सर समझ में नहीं आया है, N9 का व्हाट्सएप तुम्हारा जिंदाबाद, वहां पूछो आराम से क्वेश्चन, आई डेफिनेटली आंसर, एंड इवन नॉट डेफिनेटली यार, आई आंसर टू योर क्वेरीज। आप देखो इस पे कई सारे जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स हैं, फटाफट सीखते हैं। देखो सेक्शन 235 किसका है, कंपनीज एक्ट 1956 का, वो भी इन्वेस्टिगेशन का बात करता था। डज नॉट ले डाउन दैट वेयर व्हाट्स precise circumstances are to be proved, कि भैया पहले circumstances prove होने चाहिए as to trigger an investigation, but in the least the material on the record to be examined. अब जो भी मान लो इन्वेस्टिगेशन के टाइम से पहले जो भी डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स, पेपर्स, एक्सप्लेनेशंस अवेलेबल हैं उनको एग्जामिन किया, must be such to satisfy the court that deeper probe into the company affairs is desirable in the interest of company. But किसी डॉक्यूमेंट जैसे फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख के लगा यार इसमें ये जो असेट्स को यूटिलाइज किया जा रहा है या डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है, ये कुछ गड़बड़ है, इसमें एक्सप्लेनेशन क्लियर नहीं है, तो कोर्ट को बिलीव होना चाहिए कि हाँ गड़बड़ है, इन्वेस्टिगेशन किया जाए। ऐसे ही
Delhi High Court has observed that in order to investigation, there may be some circumstances which would lead to the interference that there has been some fraud, misfeasance, breach of trust, misconduct, which requires investigation. It is not necessary that the person concerned should be actually guilty. ऐसा नहीं है कि हम कह रहे हैं कंपनी का मैनेजमेंट, कंपनी का डायरेक्टर लोग, कंपनी का एम्प्लॉय लोग है ना, कंपनी का केएमपी गिल्टी ही है, गिल्टी होंगे तभी इन्वेस्टिगेशन होगा। नहीं, कहीं ना कहीं लगता है कि फ्रॉड, मिसफेसेंस किसी एक पर्टिकुलर प्राइमरी फेसी को देख के लग रहा है, ठीक है, बट एटलीस्ट देयर शुड बी सम सीम टू बी सम सर्कमस्टेंसेस व्हिच कुड लीड टू अ इंटरफेरेंस। क्लियर? अच्छा, ये ना हर केस के लिए अलग होगा, डिपेंड्स ऑन कि क्या उससे आप अचीव कर रहे हैं, ठीक है। सुप्रीम को देखो, हाई कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने इम्पंक्ट ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट हैज हेल्ड, दूसरे केस के अंदर था ये, ठीक है, इसमें मत लगा देना, इसमें मत लगा देना ऊपर वाले में, that in case of an allegation of fraud on the part of the directors of a company, an investigation must be carried out if there is a prima facie evidence of any intent to defraud, fraudulent and unlawful activity. ऐसी और केस देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है a mere statement of facts based on the auditor report। अभी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ना आपको ऐसा क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ के तुम्हें बुद्धू बनाने की कोशिश करता, समझना क्या हुआ। मेयर स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स बेस्ड ऑन द ऑडिटर रिपोर्ट विदाउट एनी कॉरोबोरेटिव एविडेंस। कॉरोबोरेटिव एविडेंस मतलब समझ आ रहा है कि कुछ सपोर्टिव एविडेंस नहीं है, मतलब एक स्टेटमेंट, ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट में फैक्ट को लिखा है, फैक्ट उसका मेंशन था, उसकी ड्यूटी थी, उसने लिख दिया फैक्ट, ठीक है, उसकी फाइंडिंग्स के अकॉर्डिंग, बट फाइंडिंग्स तो उसे लिखी है कोई स्पेसिफिक, लेकिन कॉरोबोरेटिव, सपोर्टिव सुनो ना ध्यान से, सपोर्टिव एविडेंस नहीं है। तो ऐसा केसेस में इनिशिएट नहीं कर सकते कि ऑडिटर ने लिखा है, फैक्ट ऐसा लिखा हुआ है, फैक्ट की बेसिस पे नहीं, कुछ एविडेंस भी होना चाहिए। कॉरोबोरेटिव एविडेंस will not assist the company law board in framing the requisite opinion for directing the investigation to affairs of the company. एक और केस देखते हैं, Delhi High Court held that unless there is a material to show that fallen profits due to the mismanagement। अच्छा, देखता है कि क्या कंपनी के मिसमैनेजमेंट की वजह से कंपनी के प्रॉफिट में अचानक गिरावट आई है, बोला ठीक है, that there was something which was not apparently visible to the naked eyes, और वो देख रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अचानक से प्रॉफिट क्यों गिर गया कंपनी का, ड्यू टू मिसमैनेजमेंट गिरा, तो अचानक से क्या गड़बड़ हुआ है। In order to investigation cannot be made, बात पकड़ में, जब तक ये बातें साबित ना हो, कैसे कि कंपनी में अचानक प्रॉफिट गिरा और उसका कोई स्पेसिफिक कोई ठोस सबूत नहीं मिल रहा हमको। अब देखो, दो बातें होती हैं, अचानक से प्रॉफिट का गिरना ड्यू टू मिसमैनेजमेंट, एंड ये हम फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं कि इसके पीछे लॉजिक क्या है, बात पकड़ में आ रहा है, लॉजिक क्लियर नहीं है तो इन्वेस्टिगेशन होगा, अगर ऐसा नहीं है तो इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर नहीं हो सकता। आगे वर्ड देख लेना, यहाँ पे लिखा हुआ है अनलेस, कहीं तुम ऐसे आगे अनलेस छोड़ के फिर पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। An order of investigation in not is an end by itself, but only a means to find out the full facts of the complaint. It is nothing but of course exploratory measure to be approved to disapprove with the reference to the facts later on ascertain। यही एक्चुअली डिटरमाइन क्या करना है, या तो फैक्ट्स सही है या गलत है, ये बात फाइंड आउट करके कैसे इन्वेस्टिगेशन शुरू करनी है। ऐसे यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग केस था, इसके पॉइंट समझा रहा हूँ। इन्वेस्टिगेशन करने के 3 प्रोसीजर हो जाते हैं, या तो जब आपको कोई भी आरओसी, जी हाँ, रिपोर्ट दे रहा होगा, इंस्पेक्टर की रिपोर्ट आ रही होगी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में, दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट खुद भी कर सकता है, तीसरा कोई एसआर पास हुआ हो, और चौथा ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए कोई एक कंपनी के अंदर घपलाबाजी चल रहा है, कंपनी के अंदर क्या हो रहा है, ऑपरेसिव हो रही है, कहीं मिसमैनेजमेंट हो रहा है, और एक अकेला बेचारा शेयर होल्डर है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट किसी को अपॉइंट करेगा। वो कुछ इंस्टेंसेस हैं जहाँ अलग अलग आपको बताया जा रहे हैं। देखो, there are 3 distinct methods by which a party desirous of getting the affairs of a company investigated may get an inspector appointed by the central government. If the requisite number of members are available, application can be made to the under section 235 previous act 1956 के अंदर कह रहा है, 225 previous act के अंदर। वैसे इसके अंदर बात करें, आपको याद होगा 100 और 1/10, और without having without share capital 1/5 members। Anyone who is unable to collect the requisite number of members may bring to notice to the central government various malpractices committed in the administration of the affairs of the company. Then central government may act as sumo moto under the section 237 subsection clause B. Aforesaid 2 cases, the question of appointment of an inspector is within the discretion of central government, but अब क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, बट देयर इज अ थर्ड मोड legislatively recognized, कानूनी कहा गया है क्या, and mandatory in character, by which an inspector can be got appointed by the central government, and that is where the specialization to that effect is appointed by, of course, adopted by the company, or where the court makes an order to that effect। दो इंपॉर्टेंट ऐसे केसेस हैं जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट को इंस्पेक्टर अपॉइंट करना ही पड़ेगा,
पहला केस याद रखना कौन सा, जहां पे एसआर पास किया गया, मेंबर की कंपनी के मेंबर्स ने एसआर पास किया तब कि भैया कंपनी अफेयर्स आप इन्वेस्टिगेट करवाइए। दूसरा कब है, जब कोर्ट ने ऑर्डर किया हो। तो ऐसे केसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट को मैंडेटरी है भाई कि आपको फिर इंस्पेक्टर अपॉइंट करके इन्वेस्टिगेट करवाना पड़ेगा। ऑलराइट, ऐसी 2-3 केस और हैं भाई, तुम भी कुछ पढ़ो लिखो, ठीक है। एक ये वाला भी इंटरेस्टिंग है, कलकत्ता हाईकोर्ट वाला, देखो यहाँ पे कहता है सेक्शन 210 कंपनी एक्ट 2013 का ऑर्डर रिकॉर्ड्स दैट under this section directing an investigation is only analogous to the issue of facts finding commission by a civil court for looking into the accounts or making an investigation, does not amount to a judgment so as to enable an aggrieved party to appeal। बात पकड़ मारा है। अगर आपको लगता है, देखो समझो, क्योंकि यहाँ पर फैक्ट्स फाइंडिंग हो रही है और आपको लगता है कि जो यहाँ क्योंकि जजमेंट की तरह ट्रीट नहीं कर रहे, डज नॉट अमाउंट टू अ जजमेंट, मतलब इफ यू नो इन्वेस्टिगेशन से आपको लगता है कि आपको आपके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन और आपको डिस्टर्ब किया जा रहा है और आपके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस इस बात के लिए, तो आप यू कैन मेक द अपील अगेंस्ट अपील ऑफ द कोर्ट। अब ये जो डिफरेंट केसेस मैंने यहाँ डिस्कस किए हुए हैं, एक बार इनको रीड करना। किसी में लगता है कि कोई डाउट है, क्लैरिटी नहीं आया है, तो हम जरूर उसके ऊपर अलग से बात करेंगे। NRK9 का व्हाट्सएप पे क्वेरी भेजो, कमेंट बॉक्स में टारगेट बताते हो अच्छी बात है, वहां बताओ, टारगेट बताते रहो, लेकिन इतनी जगह क्यों बताते हो? व्हाट्सएप पे तुम अलग अपने टारगेट्स बता रहे हो मेरे को, कमेंट बॉक्स में अलग टारगेट बता रहे हो, अच्छी बात है, मोटिवेशन मिलता है, अच्छी बात है, लिखो जहां लिखना है, लेकिन तुम करो, सिर्फ ये मत लिखना देखो कि टारगेट लिख रहे हो, ठीक है। तो तुम्हें पता है कि मैं अचानक से तुमसे फिर तुम्हारी डिटेल सारी मांगता हूँ, तो टारगेट्स लिख रहे हो अच्छी बात है, लेकिन इतना भी अवेयर रहना कि जिस दिन जो टारगेट किए हुए उसके सडनली मैं सारे कुछ क्वेश्चंस रखूंगा। और अभी याद होगा 3 स्टूडेंट साथ में ऐसा खतरनाक गेम हमने किया है कि हमने सडनली उनके टारगेट्स के अकॉर्डिंग उनसे क्वेश्चन पूछा था, बट ऑफ कोर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, याद पढ़ रहे हैं, मतलब सिर्फ लिख नहीं रहे हैं कि टारगेट अचीव हो गया, कर भी रहे हैं। लेकिन इस सेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है कमेंट बॉक्स में या NRK9 के व्हाट्सएप पे जहां तुम्हें कन्वीनियंट लगता है वहां मुझसे पूछ सकते हो। ऑलराइट, गुड बाय, टेक केयर। और आगे का आज का टेस्ट बिल्कुल मिस मत करना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, दूसरा क्लास मिस मत करना। गुड बाय, टेक केयर।